चलिए, तो जैसा कि हम केंद्र और राज्य संबंध पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने विधायी संबंध को स्पष्ट समझ लिया था कि विधायी संबंध के अंतर्गत जो 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हमने केंद्र और राज्य के विधान सीमित असीमांत क्षेत्र मतलब कि क्षेत्रीय के आधार पर केंद्र और राज्य के क्या अपने अपने प्रवेश में को लेकर कानून बनाने की व्यवस्था है। ठीक है, क्या वो केंद्र है, केंद्र का किस प्रकार से संपूर्ण भारत पर किस प्रकार से कानून है वो लागू होता है। इसके बाद है जो राज्य है, राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार से काम कर सकता है, अपने प्रावधान को लागू कर सकता है, अपनी विधि को बना के लागू कर सकता है, उसके संदर्भ समझाता। राज्य भले ही राज्य क्षेत्र में कर सकता है, कुछ क्षेत्रों में जैसे व्यापार को लेकर हो या किसी अन्य क्षेत्र को लेकर हो, जैसे कि आपने कल मैंने क्लियर कट किया था कि कुल बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कि राज्य जो है वो अपने जो राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत ही काम करता है, लेकिन कुछ जैसे व्यापार को लेकर हो तो उस पर भी बाहर पे भी काम कर सकता है, लेकिन वो एक औपचारिकता है। वैसे तो केंद्र के राज्य के अंतर्गत ही उसे काम करना अनुमति होती है। तो ये सभी मैंने पढ़ लिया था। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान कैसा है कि संसदीय पावर किस प्रकार का होना चाहिए, वो व्यवस्था किस प्रकार से करता है, तो इसके विषय में मैंने समझ लिया था। फिर राज्य विधान में केंद्र का नियंत्रण तो आपको पता होना चाहिए किन किन विषयों पर केंद्र का नियंत्रण करती है। राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण है या राष्ट्रपति द्वारा सीधे कुछ ऐसे जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक हैं, ठीक है, उस पर भी सूचना मांग सकता है या सूचना उनको दे सकता है। तो ऐसे संदर्भ मैंने आपको स्पष्ट समझ लिया था। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं वो हमारे प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध आप देखोगे, प्रशासनिक संबंध के विषय में अगर हम समझें तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशासनिक संबंध जो हैं, आप जानते हो प्रशासन व्यवस्था से संबंधित हैं। यानी कि किसी भी देश या अपने देश की बात की जाए तो देश में आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक संबंधी जो व्यवस्था है वो केंद्र व राज्य में देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशासन मतलब होता है कार्यकारी, यानी कि कार्यकारी के अंतर्गत आप जानते हो कि जो व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत आप जानते हो कुछ ऐसे दायित्व होते हैं, कार्यकारी के अंतर्गत ऐसे दायित्व होते हैं जो प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रहे अधिकारियों को यह एक प्रकार से मानना पड़ता है या उनके लिए अधिकारी होते हैं। जैसे उत्तरदायित्व को निभाना, इनके लिए भी ये पालन करना पड़ता है, साथ ही साथ इनके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो विषय होते हैं वो कार्यकारी के तहत जो भी प्रयोजन दिए जाते हैं उनका उन्हें पालन करना पड़ता है, और वो उन पालन के तहत ही वो क्या है वो काम करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ है, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ के तहत ही काम करना पड़ता है कि जो सरकार द्वारा उनको उत्तरदायित्व दिए जाते हैं या उनको जो भी विधि के तहत उनको प्रयोजन दिए जाते हैं उन्हीं के तहत उन्हें काम करना पड़ता है। अपने बाहर से कोई कानूनी तहत के या विवेकाधिकार से वो कोई शक्तियों को प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हाँ, किसी के हित के लिए उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक विधि के तहत या हमारी ही द्वारा जो नियम प्रणाली बनाई गई, जो व्यवस्था निर्धारित की गई है उसके तहत ही उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये प्रशासनिक संबंध है। तो प्रशासक संबंध में ईमानदारी, दायित्व होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, प्रशासक में सत्यनिष्ठ होनी चाहिए, ईमानदारी, इसके बाद पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये जो मूल्य दिए गए हैं इनको इसीलिए दिए गए हैं ताकि ये प्रशासनिक सेवा में जो काम कर रहे अधिकारी हैं उनमें जो संबंध हैं वो आपसी बने रहें, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बने रहें। इस उद्देश्य से हेतु वो क्या करते हैं, प्रशासनिक संबंधों को रेगुलेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशासनिक संबंध में आप जानते हो कि केंद्र स्तर पर प्रशासनिक संबंध से संबंधित जो विषय तैयार करता है या जो भी विषय है या जो भी नियुक्ति करता है वो कौन करता है, यूपीएससी। तो यूपीएससी आपको पता है कि यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी जानकारी आप कर लीजिए कि यूपीएससी जो है, आप जानते हो कि यूपीएससी केंद्र लेवल पर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं या वो प्रशासनिक संबंध से रिलेवेंट उनको नियुक्त करता है। तो आपको पता है कि जैसे आप जानते हो कि जो नियुक्ति है जैसे कि बहुत सारी है, जैसे आप जानते हो कि ऐसी नियुक्तियां होती है जो केंद्र द्वारा नियुक्त की जाती हैं और केंद्र में ही सेवाएं देती हैं, यानी केंद्र द्वारा नियुक्त होती हैं और केंद्र में ही सेवाएं देती हैं।
इनके विषय में थोड़ा समझ लो। यानी कि उनकी नियुक्ति यूपीएससी ही करता है, लेकिन वो केंद्र द्वारा ही नियुक्त हैं, अर्थात यूपीएससी द्वारा वो नियुक्त होती हैं और केंद्र में ही सेवा देती हैं। यानी कि केंद्र के स्तर पर जो भी कार्यभार होता है उनकी देखरेख वो करती हैं प्रशासनिक संबंध में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राइट। तो आपको पता होना चाहिए केंद्र द्वारा नियुक्त तो केंद्र में ही सेवा देती हैं ऐसी कौन सी ऐसी सर्विसें होती हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि एक सर्विस होती है आईएफएस। तो आईएफएस सर्विस आपको पता होना चाहिए कि इंडियन जो फॉरेंस जो सर्विस होती है, तो ये इंडियन फॉरेन सर्विस जो है यानी कि एक प्रकार की विदेश सेवा होती है। और भारतीय लोग में आपको पता होना चाहिए जितने भी राजनयिक हैं, राजदूत होते हैं, वो एक्चुअली आईएफएस से ही वो नियुक्त होते हैं। इसके बाद वो क्या है अपनी बाहर विदेशों में सेवा देते हैं, लेकिन विदेशों में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपने देश का ही करते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, भारतीय लोग रह रहे हैं, तो भारतीय लोग जो प्रवासी लोग हैं उस वहाँ जिस देश में रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये राजनयिक या राजदूत है, तो वहाँ पर जो उन्हें चयनित किया गया है, ठीक है, तो इस आधार पे किया गया है कि वहाँ पर जो जनता हमारे देश की रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनका उत्तरदायित्व है, उनकी तरफ से वो अपने विषयों को रखते हैं, विचार विमर्श करते हैं, इस संदर्भ हेतु उनको रखे संबंधों को बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य है, या दूसरे राज्य का मतलब देश, अपना देश या दूसरा देश है, इनके बीच भी कनेक्टिविटी है, चाहे वो किसी को रेलिवेंट से हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे अवसर रचना, किसी अवसर रचना को लेकर हो सकता है, ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। तो वो इसमें भी क्या है कि पारदर्शिता बनी रहती है, सह संबंध बने रहते हैं, उसमें मजबूती आती है। तो यह क्या है हमारे देश के, हर देश के अपने विकास के लिए काफ़ी उत्तरदायित्व या काफ़ी उत्तरदायी या काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो आईएफएस आप ले लो, तो ये केंद्र द्वारा यूपीएससी ही इसकी वैकेंसी मतलब कंप्लीट करता है, और ये यूपीएससी ही से नियुक्त करते हैं। इसके बाद आता है आईईएस। तो आईईएस को आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होती है। ये भी आप देखते हो इंजीनियर क्षेत्र में बड़े बड़े सर्विसेज जो लोग होते हैं, इसमें आप जानते हो बीटेक वाले लोग जाते हैं, जैसे बीटेक जो कर लेते हैं, तो ये लोग जाते हैं, तो इस क्षेत्र में ये लोग जाते हैं, तो इनकी नियुक्ति यूपीएससी ही करता है। लेकिन आप दिमाग में ये क्लियर कट कर लो कि ये चाहे आईएफएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे और भी है, जैसे कि आप जानते हो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस है, राइट। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, ठीक है, ये भी है। रेवेन्यू का मतलब है कर से संबंधित है। रेवेन्यू मतलब जो भी रेवेन्यू है या राजस्व है उसको संबंधित जो भी आप जानते हो कि छापा मारना होता है केंद्र सरकार की तरफ से, और भी राजस्व को संग्रहण करना है, इससे संबंधित जो सर्विस होती है आईआरएस होती है। फिर आता है आईटीएस यानी कि इनकम इंडियन इंडियन इनकम टैक्स सर्विस, राइट, इनकम टैक्स सर्विस है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये जो सर्विसें हैं आईएफएस है, आईईएस है, आईआरएस है, आईटीएस है, ये केंद्र द्वारा ही नियुक्त होती है और केंद्र में ही सेवा देती है। इसका मतलब है इनसे संबंधित जो भी खर्चा है, चाहे वेतन को हो, चाहे प्रशिक्षण को लेकर के हो, चाहे इनके किसी भी खर्च को लेकर के हो, कोई भी खर्च हो, मतलब कि इनको ट्रेनिंग को लेकर हो या इनके पेंशन को लेकर हो, वेतन को लेकर के हो, इसके बाद जो भी खर्चे इनके होते हैं वो सब सरकार ही उठाती है, केंद्र सरकार उठाती है, राइट। क्योंकि ये केंद्र द्वारा ही नियुक्त होते हैं और केंद्र में ही ये सेवा देते हैं, ये राज्यों में सेवा नहीं देते हैं। इसलिए आप इनकी वाहन जो होते हैं, इनकी वाहन जो होते हैं वहाँ पर सीधे सीधे भारत सरकार लिखा होता है, भारत सरकार लिखा होता है। लेकिन ये अपने क्षेत्र में ही काफ़ी निपुण होते हैं, काफ़ी प्रशिक्षित होते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि ये विशेष किसी विषयों से मतलब कि अपनी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को ये रखते हैं और उसी नॉलेज क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। ये हर क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं, आप ये दिमाग में क्लियर कट कर लो। अब जैसे आईएएस है तो आईएएस है आईआरएस में काम नहीं कर सकता है, आईटीएस में काम नहीं कर सकता, आईटीएस वाला आईएएस में काम नहीं कर पाएगा, ना आईएफएस में काम कर पाएगा, आईएफएस वालों ना इन क्षेत्रों में काम कर पाएगा। यानी कि इन्हें किसी विशेष क्षेत्र में ही नॉलेज होता है, विशेष ही किसी एक विषय में नॉलेज होता है, जिसके आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है, उसी क्षेत्र में ये काम करते हैं। तो हमेशा यार क्लियर कट रखना कि इन्हें जो व्यवस्था दी गई है वो केंद्र द्वारा ही नियुक्त होते हैं और केंद्र में ही अपनी सेवा देते हैं, ये राज्यों में सेवा नहीं देते, राइट। तो ये आप क्लियर कट कर लो। इसके बाद आप जानते हो कि जिस प्रकार से यूपीएससी है, इसके में और अगर समझना चाहो तो पहले एक चीज़ और समझ लो
जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर यूपीएससी होता है, तो उसी प्रकार से राज्य स्तरों पर आप देखोगे स्टेट पीएससी होता है, या हम इसे बोलते हैं एसपीएससी। ठीक है, स्टेट पीएससी। तो स्टेट पीएससी भी आप जानते हो कि राज्य स्तर पर देखने को मिलता है। तो राज्य स्तर पर स्टेट पीएससी है, तो राज्य स्तर पर जब स्टेट पीएससी होता है, तो जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर यूपीएससी है वो केंद्र द्वारा नियुक्त केंद्र में ही सेवा देते हैं, तो उसी प्रकार ये राज्य द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्य द्वारा ये नियुक्त होते हैं और राज्य में ही ये सेवा देते हैं, राज्य में ही ये सेवा देते हैं। ओके, तो ये राज्य द्वारा ही नियुक्त और राज्य में ही सेवा देते हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हो पीसीएस लेवल की जो वैकेंसियां होती हैं, और चाहे आरओ हो या कोई भी अदर है, जैसे पीसीएस के भी दो प्रकार से, मतलब इसकी स्टेट पीएससी है वो नियुक्ति करता है। तो इसके अंतर्गत आप जानते ही हो कि जैसे कि पीसीएस लेवल में जो भी नियुक्तियां होती हैं उनको लेकर के कहता है, समझ रहे हो। तो आप एक चीज़ ये क्लियर कट कर लो कि स्टेट पीएससी हो और चाहे यूपीएससी हो, ये अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी नियुक्तियां करते हैं। तो उनकी नियुक्तियां जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में ही नियुक्ति करके फिर इसमें क्या करते हैं, वो अपने जो भी इनके अधिकारी नियुक्त होते हैं वो उसी राज्य में अपना सेवाएं देते हैं। केंद्र स्तर पर जो नियुक्त करे जाते हैं तो केंद्र में ही सेवाएं देते हैं, जो राज्य स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं और राज्य में ही सेवा देते हैं। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो स्टेट पीसीएस वगैरह या पीएससी की जो वैकेंसी होती है, राइट, तो वो नियुक्त की जाती है। जैसे कि स्टेट पीएससी में आप जानते हो कि एमपीपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, ठीक है, जैसे हम यूपी पीसीएस भी बोलते हैं। इसके बाद आप जानते हो छत्तीसगढ़ पीसीएस है। तो ये स्टेट लेवल पर जितने भी ये राज्य होते हैं वो अपने राज्य आयोग, यानी सॉरी, जो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग जो होती है उसके माध्यम से यहाँ पर नियुक्ति होती है। उनकी सेवा शर्तें हैं, उनका वेतन भत्ते हैं, वो सब निर्धारित करता है राज्य। ठीक है, आप ये क्लियर कट समझ सकते। इसके बाद आप जानते हो कि कुछ होता है संयुक्त रूप से संयुक्त सेवा आयोग। तो संयुक्त सेवा आयोग आप जानते हो कि इसके अंतर्गत है, आप एक क्लियर कट कर लो कि संयुक्त सेवा आयोग के अंतर्गत जैसे संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जिसे हम बोलते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो आप ये चीज़ समझिए कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, की भी नियुक्ति है, लेकिन ये इसकी जो व्यवस्था है आप जानते हो कि की जो व्यवस्था है वो कौन करती है, संसद करती है। लेकिन संसद इनकी व्यवस्था तो कर सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य जब अनुरोध करते हैं, राज्य की जो परमिशन होती है, राज्य की अनुमति होती है कि हाँ संसद से इस चीज़ की अनुरोध कर सकते हैं वो राज्य कि हाँ ये संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। तो फिर क्या करते हैं, वो संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करते हैं। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष है, इसके जो जितने भी सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो एक चीज क्लियर कट कर सकते हो तो जो इनकी संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। संसद इनमें क्या है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको नियुक्त कर सकती है, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। तो संसद इसको क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है। तो वैसे आप जानते हो कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ये भी आप जानते हो कि राज्यों की आवश्यकता के अनुसार भी काम कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि राज्यों को किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कोई भी अधिकार मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारी को लेकर किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, ये क्या काम करता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद और क्या है,
मतलब इसमें अनुरोध तो राज्यपाल को करना पड़ता है। वैसे अनुरोध जब राज्यपाल करते हैं तो फिर राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देते हैं। उसके बाद ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही अपनी सेवा के लिए या किसी अधिकारी को ये नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये विशेष है, इसके संदर्भ में आप समझ सकते हो। तो ये राज्य के अनुरोध पर के आधार पर ही इनकी नियुक्ति होती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे हम बोलते हैं JSPSC। चलिए, ज्वाइंट सर्विस है। चलो, इसके बाद आप जानते हो कि UPSC भी, आप जानते हो कि UPSC जो है कुछ अन्य की भी जैसे नियुक्ति करता है। जैसे आप जानते हो कि इसके अंतर्गत आप जानते हो IAS है, IPS है और IFS है। ये जो नियुक्ति हैं इसके अगर आप जानोगे तो ये इनकी भी आप जानते हो कि हर साल है इनके संदर्भ में क्या है कि वैकेंसी जो आती हैं तो वो क्या करते हैं, UPSC IAS IPS IFS है। तो ये सेवाएं जो होती हैं ये सेवाओं का सृजन कौन करता है? UPSC करता है, अर्थात केंद्र करता है। लेकिन आप दिमाग में क्लियर कट कर लो कि ये जो सेवाएं होती हैं ये भले ही UPSC इनकी नियुक्ति करता हो, लेकिन ये अपनी सेवाएं जो होते हैं वो राज्य में देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं एक प्रकार की ऐसी सेवाएं होती हैं जो केंद्र द्वारा नियुक्त होती हैं, यानी कि केंद्र द्वारा वो चयनित की जाती हैं, लेकिन वो अपनी सेवाएं जो होते हैं वो राज्य में देते हैं। ठीक है, यानी कि वो केंद्र नियुक्त कर देता है, लेकिन वो सेवाएं जो हैं वो अपने राज्य में देता है। यानी कि UPSC राज्य को उनको दे देता है कि ठीक है, हमने ये नियुक्त कर दिए हैं, अब ये आपके मतलब जो राज्य हैं वहाँ पे ये सेवाएं देंगे। तो आप ये चीज़ें क्लियर कट कर लीजिए कि जितनी भी ये UPSC से संबंधित ऐसी कुछ सेवाएं होती हैं जैसे IAS IPS IFS, ये अपनी सेवाएं हैं ये राज्यों को देते हैं। यही इनको नियुक्ति UPSC करती है तो राज्य में ये सब सेवाएं देते हैं, तो ऐसी सेवाओं को बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए, और ये जो सेवाएं होती हैं इनको आप देख सकते हो कि इन पर जो नियंत्रण होता है वो केंद्र का ही होता है, इन पर नियंत्रण होता है। ठीक है, और तात्कालिक नियंत्रण आप देखोगे वो राज्य का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो वेतन है वो केंद्र ही देता है, समझ रहे हो? इनका वेतन केंद्र देता है, लेकिन इनसे संबंधित जितना भी खर्चा है, गाड़ी को लेकर हो, वाहन को लेकर, गाड़ी को लेकर, इनसे जितने गार्ड को लेकर हों, या इनके जितने बॉडी गार्ड होते हैं उनको लेकर हों, या इसी के साथ साथ आप जानते हो घर होता है, कार है जैसे मिलती है, और जितने भी बॉडीगार्ड हैं, ये सब जो दिए जाते हैं ये राज्य द्वारा दिए जाते हैं, इनका राज्य उठाता है। साथ ही साथ आप जानते हो कि इनका खर्चा भी राज्य जैसे उठाता है, जिसमें आप देखते हो कि इनकी ट्रेनिंग को लेकर हो। ये सभी जो है ना से जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, और ये जितने ऊपर आवश्यक खर्चे होते हैं, इन्हीं सभी खर्चों को क्या है, राज्य उठाता है, क्योंकि ये सेवाएं राज्य में ही देते हैं तो राज्य उठाता है। लेकिन एक दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि ये अपनी सेवाएं राज्य में देते हैं, इसलिए इनकी गाड़ी है या वाहन है वहाँ पर राज्य सरकार लिखा होता है, राज्य सरकार। आपने DM हो या IPS अधिकारी हो, जितने भी अधिकारी होते हैं जो अखिल भारतीय सेवा से नियुक्त होते हैं, वहाँ पे राज्य सरकार लिखा होता है। ठीक, क्योंकि वो भले ही केंद्र द्वारा नियुक्त हों, लेकिन वो अपनी सेवाएं राज्य में दे रहे हैं तो वो राज्य सरकार लिखते हैं, भारत सरकार नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो भारत में की केंद्र लेवल पर वो सेवा देते ही नहीं है, वो देते हैं राज्यों को सेवा। तो राज्यों में जब सेवा देते हैं तो वो राज्य सरकार लिखते हैं, और इनका जितना भी खर्चा है ये सब यही उठाती है। लेकिन केंद्र जो है इनका वेतन है, वेतन है, इनका प्रशिक्षण है, ठीक है, वो केंद्र उठा देती है। लेकिन इनसे संबंधित जितने भी खर्चे और अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को कौन देती है? राज्य सरकार देती है। चलिए, तो आप ये चीज़ क्लियर कट कर लो, ठीक है। तो आप जानते हो IAS तो आप जानते हो कि पहले इसका नाम 1947 से पहले इसका नाम ICS था, ठीक।
तो 1947 पहले ICS था, तो इसके बाद में 1947 के बाद से क्या बोल दिया गया, IAS। ये पहले ICS के नाम था, इंडियन सिविल सर्विस पहले से बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, फिर इसके बाद इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बोलने लगे। फिर इसके बाद जो IPS है इसको IP यानी कि इंडियन पुलिस बोलते थे, तो इंडियन पुलिस बोलते थे, बाद में इसी का नाम इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों का 1947 में ही किया गया था, इन दोनों को। लेकिन IFS है इसको 1966 में किया गया था, क्योंकि इसका पहले अगर नाम देखोगे तो पहले ये जो ये IFS पहले नहीं थी, IFS पहले नहीं थी, ये 1966 में ही इसका सृजन किया गया था। 1966 में ही IFS का सृजन किया गया था। पहले IAS और IPS ही दो थी, इसको IAS के नाम से जानते थे और इसको IP नाम से जानते थे। लेकिन 1947 के बाद ये IAS हो गया, ये IPS हो गया। लेकिन 1966 में फिर एक नई सेवा का सृजन किया गया और इसका रखा गया IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सेवा अलग है, सुनना इधर, ये IFS है, ये है इंडियन फॉरेन सर्विस, ये केंद्र लेवल की सेवा है और केंद्र ही नियुक्त करता है, केंद्र ही में ही ये सेवा देते हैं, राइट। जबकि ये IFS जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये केंद्र नियुक्त जरूर करता है, लेकिन इसकी सेवा जो है ये राज्य देते हैं, ये सेवा जो राज्य देते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हो ये IAS है, इन दोनों से पावरफुल होता है, इन दोनों से पावरफुल होता है। यानी कि IAS जो होता है, ये जो मतलब ऐसा समझ लो, IPS एक अधिकारी है, मान लो, ठीक है, अपने राज्य में सेवा दे रहा है, राज्य के अंतर्गत किसी जिला में सेवा दे रहा है, तो IPS जो है IAS के जितने भी काम होते हैं इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। यानी कि IAS के जितने भी काम होते हैं प्रशासन संबंध से उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जबकि IAS जो है वो IPS के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, समझ रहे हो। यानी कि इतनी पावरफुल होता है IAS आप जानते हो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, देश की सबसे उच्च सेवा मानी जाती है, इसलिए IAS जो होते हैं सबसे बड़े रैंक के अधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो 144 धारा जो लागू होती है, 144 धारा जो लागू होती है वो IPS करता जरूर है, लेकिन वो अनुमति IAS से लेता है। यानी कि जो SP होता है वो 144 धारा लागू जरूर कर देता है, लेकिन वो अनुमति IAS से ही लेता है, बिना IAS की अनुमति के IPS जो है वो धारा 144 लागू कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो। और जबकि IAS है वो डायरेक्ट 144 धारा लागू कर सकता है, इसलिए बोलते हैं कि IAS DM जो है 144 धारा लागू किए हैं, तो इसका मतलब यही है कि IAS डायरेक्ट 144 धारा लागू कर सकता है, और या तो वो SP से बोलकर 144 धारा लागू करा सकता है, लेकिन IPS जो अधिकारी होता है वो अपनी स्वेच्छा से 144 धारा लागू नहीं कर सकता, तो इतना पावरफुल होता है। इसके बाद आप जानते हो IFS जो होता है, तो IFS आप जानते हो कि इससे संबंधित अगर कोई मामले आते हैं, इनसे संबंधित कोई मामले आते हैं, या किसी भी ऐसे सिविल से मामले होते हैं, जो वन सेवा से मामले होते हैं, उनके अंतर्गत जो लोग होते हैं उनके साथ किसी प्रकार का शोषण होता है, तो IFS से वो नहीं जाते, वो सीधे DM से जाते हैं, IAS अधिकारी से जाते हैं, DM से जाते हैं, क्योंकि वो DM को जानते हैं, IFS को तो जानते नहीं वो, तो इसलिए वो DM के पास जाते हैं। तो फिर वो DM क्या कहा है उन्हीं को जानते हैं, इसलिए DM क्या है वो इसमें भी इंटरफेयर कर सकता है। तो ये IAS का जो रैंक अधिकारी होता है ये सबसे पावरफुल होता है, समझ रहे हो। तो वैसे आप जानते ही हो कि कोई एक IAS अधिकारी होता है वो एक्चुअली में DM बनता है, तो DM ऐसे नहीं बन जाता है, पहले से SDM के पद पर रखा जाता है। SDM में वो 6-7 साल, लगभग 6 या 7 साल तक वो काम करता है, उसको उसमें वो अपने आधार पे है कि वो कितने अच्छे सीख लेता है, तो SDM पहले नियुक्त कर देते हैं, फिर SDM से फिर वो DM बनाया जाता है। पहले उसको 6-7 साल उसी में, मतलब कि नीचे SDM के पद पर उसके वो रगड़ते हैं कि उसको पहले प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, उसे मतलब भले ही विषयों का ज्ञान होता है लेकिन प्रैक्टिकल उन्हें नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए उनको SDM के पद पर रखते हैं, बाद में उनको DM बनाते हैं। चलिए, तो DM के बाद फिर आप जानते हो कि ऊपर के अधिकारी बनते हैं, ज्वाइंट सचिव, एडज्वाइंट सचिव, कैबिनेट सचिव, इस प्रकार से सचिव, कैबिनेट सचिव बन जाते हैं। तो ये भी बनते हैं, यही अधिकारी होते हैं, रैंक के अधिकारी होते हैं। फिर आप जानते हो कि यही DM है जो ऊपर जब अधिकारी बनते जाते हैं, तो फिर आप जानते हो कि जैसे UPSC के अध्यक्ष हुए, UPSC के सदस्य हुए, राइट, में भी ये नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आप जानते हो मुख्य सचिव वगैरह भी बन जाते हैं जा करके, वो अलग अलग है, वो उनके कार्यभार या उनकी कार्य की परिस्थिति के अनुसार ही उनको ये पदवी दी जाती है कि उन
कार्य किया है अपने क्षेत्र में, किस प्रकार से कार्य, कितनी पारदर्शिता इन्होंने दी है, चलिए उसके आधार पर होता है। तो इनके अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है यूपीएससी ही करता है, ठीक। यूपीएससी मतलब अध्यक्ष और इनकी नियुक्ति है या इसकी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। जबकि स्टेट पीएससी जो है चलिए, तो स्टेट पीएससी जो है इनकी जो आप जानते हो कि जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल जरूर करते हैं। यानी कि स्टेट पीएससी जो है इनके जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें पद से राष्ट्रपति हटाते हैं, इन्हें पद से राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार से ये सेवाएं को समझ सकते हैं। तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इनको मैंने क्लियर कट आपको समझा ही दिया है। इसके बाद ये आपको बता ही दिया है। तो आप जानते हो कि इनसे भी पावरफुल ये आईएएस माना जाता है, मतलब कि ये सेवाएं मानी जाती इनसे भी पावरफुल। ये भले ही इन पर राज्य सरकार क्यों ना लिखा हो, लेकिन वो पावरफुल ज़्यादा माना जाता है क्योंकि इन्हें प्रशिक्षण ज़्यादा दिया जाता है। इसके साथ साथ इनकी सेफ्टी है, कि मतलब रख रखाव है, पर्यवेक्षण है, सबसे ज़्यादा किया जाता है। सरकार सबसे ज़्यादा पैसे इन अधिकारियों को करती है, इनमें नहीं इतना करती है। इसलिए आप जानते हो कि ये कहीं ना कहीं इनके बीच में टकराव रहता है, क्योंकि ये अधिकारी जो होते हैं ये अपनों को भी, अपनों की अपनी सेवा को मतलब इनके समान रखने के लिए निरंतर क्या है अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, बोलते रहते हैं सरकार से बोलते रहते हैं कि मुझे भी इतना ही सेवा देनी चाहिए, मुझे भी इतना ही प्रशिक्षण देना चाहिए, या मेरा भी इतना ही सब कुछ है। मतलब कि जो भी है से जो लाभकारी संसाधन उठाए जाते हैं वो संदर्भित है, ये हमेशा इनसे बोलते रहते हैं। तो उनके बीच गतिरोध रहता है, लेकिन आप जानते हो कि वेतन भत्ते जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। वेतन भत्ते समान होते हैं, लेकिन बस यही है कि जो इनका सेवाओं के संबंध में जो सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा उठाती है वो अखिल भारतीयों के लिए ही उठाती है। चलिए, तो आप जानते ही हो कि आईएएस, आईपीएस है, आईएफएस है, तो इन पर केंद्र का ही नियंत्रण होता है। और वैसे राज्य भी तात्कालिक नियंत्रण रखती है, राज्य इनको सस्पेंड कर सकती है, निलंबित कर सकती है, राइट, लेकिन इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकती। डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि इन्हें अपने पद से हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि वो पद मुक्त कर दे कि आप अब आईएएस हो ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं करती है, सस्पेंड कर देती। सस्पेंड का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उससे वो सस्पेंड हो गए, कुछ समय तक सस्पेंड हो जाते हैं, इसके बाद वो पुनः बहाल हो जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकती है। ये पावर राज्य को नहीं दी गई है, ये केंद्र को दी गई है। केंद्र के अंतर्गत पावर होती है, वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन केंद्र भी नहीं करता है क्योंकि ये बहुत मेहनत करके पढ़ लिख कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, बस ये है कि थोड़ा इधर से उधर को ट्रांसफ़र करते रहते हैं ताकि ये ठीक ढंग से काम करते रहें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आप जानते हो कि अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं इनकी जो नियुक्ति है या इनका जो चयन है नई जो कौन करता है, वो करता है केंद्र, और सेवाएं ये राज्य में देते हैं। इसके बाद आप जानते हो कि जो नई सेवा अगर सृजन करनी हो, अखिल भारतीय संबंधित नई सेवा अगर सृजन करनी हो, तो इसके लिए जो पावर दी गई है वो दी जाती है राज्यसभा को। तो राज्यसभा जो है 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन कर सकती है, जैसे आईएफएस को किया था, ठीक, या आईएफएस को किया था, इसी प्रकार से नई सेवा को सृजन कर सकती है। तो अभी बीच में चर्चा आई थी जो राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा, इंडियन पर्यावरण सेवा, यानी कि आईईएस का मतलब था इंडियन एनवायरनमेंट सेवा से संबंधित अभी वर्तमान में चर्चा इसकी चली थी। तो ये राज्य, अब उस पर देखते हैं क्या काम होता है, ठीक है। तो राज्यसभा जो होती है वो 312 के तहत ऐसी पावर दी गई है कि वो लोग कोई भी मतलब नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन कर सकती है। इसमें लोकसभा को कोई भी पावर नहीं होती है, ठीक, लोकसभा को कोई भी पावर नहीं होती है, केवल राज्यसभा को पावर होती है, क्योंकि ये अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं ये जो सेवाएं देती हैं वो राज्यों को देती हैं, और राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में होते हैं, तो फिर लोकसभा का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए आप इस पर समझ सकते हो कि राज्यसभा को ही फुल पावर होती है कि आईएफएस जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। चलिए, तो ये हमारे कुछ प्रशासनिक संबंध थे। तो प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत मैंने क्लियर कट आपको समझाया कि जो इतनी भी सेवाएं होती हैं इन सेवाओं के संदर्भ में क्या व्यवस्था की गई है, कैसा क्या किया गया है। और आपको एक बात क्लियर कट कर लीजिए
कि इन सेवाओं का सृजन करने का क्या उद्देश्य था। इसका मतलब यही है कि केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक सेवाओं को बनाए रखना, उनकी उच्च पारदर्शिता को बनाए रखना। साथ ही साथ आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर जो प्रशासन है काफ़ी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, तो उसमें एक सहसंबंध होना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में उच्च स्तरीय संबंध होने चाहिए। इस हेतु इनको नियुक्त किया जा गया है। साथ ही साथ अगर आप और देना चाहो तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक एकीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ इसमें केंद्र राज्य के बीच में जो सहसंबंध हैं उनको सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे विशेष मतलब कि पर्पज थे, उद्देश्य थे, इनके लिए इन संबंधों को रखा गया है जो अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं केंद्र और राज्य के बीच सहसंबंध को बनाए रखती हैं। समझ रहे हो, क्योंकि पहली बात तो ये केंद्र द्वारा नियुक्त होती हैं और दूसरी बात ये है कि राज्य में सेवाएं देती हैं और इन पर नियंत्रण केंद्र राज्य दोनों का होता है, तो इसलिए ये ज्वाइंट के रूप में रहती हैं, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट मतलब होता है एक सहसंबंध, यानी कि रिलेशनशिप में रहती हैं केंद्र और राज्य के बीच में। तो ये दोनों के बीच में पारदर्शिता को बनाए रखती हैं, दोनों के बीच में सहसंबंध को मजबूत बनाए रखते हैं। इसलिए ये सेवाएं जो होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं और ये देश के भीतर ही ये सभी प्रशासनिक सेवा हो, चाहे पुलिस सेवा हो या वन सेवा हो, इससे संबंधित ये कार्यों का निष्पादन करती हैं, उनका निवारण करती हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अखिल भारतीय सेवाएं हों या प्रशासनिक संबंध हैं, इसके संबंध में आपको इस पर समझ में आ गया होगा। चलिए अगर इससे एडवांस कुछ जानना हो तो एडवांस में आप जानते हो कि प्रशासनिक संबंध से संबंधित एडवांस भी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसे दायित्व होते हैं जो प्रशासनिक संबंध से जो केंद्र द्वारा दिए जाते हैं वो राज्य को मानने पड़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 365 आप देख लो, 365 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति शासन से संदर्भित है और राष्ट्रपति शासन तभी लग सकता है जब वो केंद्र कोई निर्देश देता है राज्यों को कि कोई कार्यभार के लिए, अगर उसको करने के लिए जो राज्य है वो पूर्ण प्रक्रिया नहीं निभा पाता है, आप उस प्रकार का दायित्व नहीं दे पाता है जिस प्रकार की केंद्र को आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कि केंद्र अगर कोई भी अपना एक नियम विधि कानून दे रहा है उसके तहत राज्य जो है उसको सही ढंग से संचालन नहीं कर पा रहा है, उसको सही से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, प्रशासनिक सेवा के तहत वो कार्य संपादित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र है वो निर्देश देते हुए राज्यों की जो सेवाएं हैं, ठीक है, सेवाएं तो हैं वो तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे आती है कि वो उसके जितने भी विषय होते हैं उन पर नियंत्रण कर लेता है। इसके बाद आप जानते हो राज्य के कुछ दायित्व भी होते हैं जो केंद्र देता है, उनके तहत इनको दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। तो दायित्व के अंतर्गत आप जानते हो कि किसी से संबंधित कोई संसद विधान बनाती है या कोई विधान बनाती है, तो उस विधान को अनुपालन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है वो मानता है। ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो कानून जो है कानून लागू तो होता है तो वो राज्य की जनता पे नहीं होता है कि राज्य की जनता पे होगा। समझ रहे हो, तो आप ये समझिए कि ये कानून जो बनाया है तो वो कार्यकारी के तहत राज्य जो होते हैं वो अपनी सर्वसम्मति से उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, अनुपालन करना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून है केंद्र का है उसका निष्पादन करे या उसको निष्कासित करे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद और भी निर्देश देती है, जैसे केंद्र निर्देश देती है कि आपको रेल की सुरक्षा बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि रेल जो होती है राज्यों से गुजरती हैं, तो फिर ऐसा है नहीं, केंद्र कोई अलग तो है नहीं, समझ रहे हो, केंद्र फिर राज्यों का संघ से ही मिला है, तो सब कुछ है वो राज्य ही समझ लीजिए एक प्रकार से। तो केंद्र द्वारा जैसे रेलवे है तो रेलवे क्षेत्र, रेलवे जो है, रेलवे की जो व्यवस्थाएं हैं उनका देख रेख करना है वो राज्यों के हित में होता है, राज्य उसको करते हैं, ठीक है। तो रेलवे संपत्ति है उसकी सुरक्षा बनाए रखना होता है राज्यों को। संचार के साधन हैं, संचार भले ही केंद्र द्वारा होते हों लेकिन वो संचार जो होते हैं राज्यों में लागू होते हैं, तो इस प्रकार से उनको भी मतलब बनाए रखना होता है राज्यों को, ठीक है। तो ये केंद्र के कुछ निर्देश होते हैं और साथ साथ आप जानते हो कि ऐसे भी कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे भाषाई अल्पसंख्यक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी मातृभाषा सिखाने के लिए भी केंद्र निर्देश दे सकता है राज्यों को। साथ ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, उनकी योजनाओं को बनाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए भी केंद्र जो है राज्यों को निर्देश दे सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो।
लेकिन कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो कार्य और राज्यों की दोनों के बीच पारस्परिक संबंध भी देखने को मिल जाते हैं कार्यों को लेकर के। जैसे आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर केंद्र राज्यों में जो विधायी संबंध हैं उनको स्पष्ट विभाजन किया गया है, राइट, विभाजन किया गया है। इस तरह हम जानते हैं कि केंद्र जो है जितने भी संघ सूची के विषय हैं, ठीक है, उस पर राज्य जो है वो कानून नहीं बना सकती, राज्य कानून नहीं बना सकती है, और राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में क्लियर कट कर लीजिए, ये विधायी से संबंधित चीज़ें हैं। लेकिन आप कार्यपालिका के संबंध में अगर बात की जाए, कार्यपालिका की शक्तियों को अगर बंटवारा अगर देखा जाए, तो वो भी विधायी के समान ही है। यानी जिस प्रकार से विधायी में संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची के विषय होते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं और राज्य सूची पर केंद्र बना सकते हैं, उसी प्रकार से जो कार्यपालक जो शक्तियाँ होती हैं वो भी एक प्रकार से विधायी संबंध शक्तियों के समान ही होती हैं, ठीक, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो कि कार्यपालिका क्षेत्र में भले ही इनमें आपस में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष में इनमें टकराव भी देखने को मिल जाता है। और वो टकराव जो है वो आप जानते हो कि एक कार्यकारी अंतर जो सरकारी प्रतिनिधित्व होते हैं, मंडल होता है, उसके तहत अगर कोई कार्य करते हैं उसमें दोनों को महत्वपूर्ण पावर होती है, राज्य को भी होती है, केंद्र को भी होती है कार्यकारी क्षेत्र में। तो वहाँ पे आप जानते हो कि अगर कोई भी कार्य अगर हो रहा है, राइट, कोई कार्य अगर कार्यपालिका से संबंधित है, उसमें अगर वो मंडल से अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल होता है, उसके तहत अगर वो कार्य किया जा रहा है, तो आप 100% समझ लो वहाँ पे केंद्र को भी पावर है, राज्य को पावर है, तो वहाँ पे टकराव होता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो राज्य केंद्र होता है वो हावी हो जाता है, ऐसी स्थिति में हावी हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चीज़ की मंजूरी दे देते हैं कि राज्य का कानून भी हावी होना चाहिए, तो फिर वो हो सकता है। तो राष्ट्रपति की यहाँ पे अनुमति होनी चाहिए। राज्य जो राष्ट्रपति होते हैं तो वो केंद्र की मतलब कि राज्य की सहमति मान सकते हैं केंद्र के कानून के लिए, तो राज्य तब उसे वो कार्य दे सकते हैं, वो सौंप सकते हैं। तो इस आधार पे जो केंद्र के स्तर पर भी राज्य है वो कार्यपालिका क्षेत्र में संबंध मतलब कि कानून बना सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, समझ लो, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। लेकिन विधायी संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है, विधायी में एक्चुअल की बंटवारा है और वहाँ पे केंद्र को ही हावी माना गया है। चलिए, इसके बाद आप जानते हो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग भी देखने को मिलता है। तो सहयोग में आप जानते हो कि अंतर्राज्यीय जो परिषदें होती हैं, अंतर्राज्यीय परिषदें जितनी भी होती हैं वो अंतर्राज्यीय नदियों को लेकर के जो विवादास्पद मामले होते हैं तो अंतर्राज्यीय परिषदें हों, ठीक है। और राज्यों में जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होते हैं, उनके आपसी संबंध में देखने को मिल जाते हैं। वाणिज्य से संबंधित संबंध होते हैं, क्योंकि केंद्र के जो संबंध हैं वाणिज्य से हैं, वो राज्यों के वाणिज्य होते हैं, उनमें इंटरफेयर कर जाते हैं। तो उनके लिए बीच में एक सहयोग होना आवश्यक होता है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि तो राज्य जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो तो राष्ट्रपति गठित कर ही सकते हैं 263 के तहत, ठीक है। 1990 में पहली ऐसी परिषद गठित की गई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है वो केंद्र और राज्य के बीच में सहयोगात्मक संबंध को बनाए रखती है, ठीक है। वो क्योंकि वो नदियों को लेकर के होती है, उस पर वाद विवाद होते रहते हैं इस संदर्भ में। चलो, इसके बाद आता है वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध आप देखोगे, तीसरी आती है वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध में अगर आप समझते हो तो वित्तीय संबंध के अंतर्गत आप जानते हो जो कर से संबंधित जो प्रणाली है, यानी कर प्रणाली है, यही पूरा वित्तीय संबंध के अंतर्गत आ जाता है। तो वित्तीय संबंध जो है वो भाग 12 में दिया गया है, भाग 12 में दिया है 268 से 293 तक। तो वित्तीय संबंध के विषय में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि जो वित्तीय संबंध हैं इसके अंतर्गत जितने भी वित्त से संबंधित या कर से संबंधित जो सिस्टम है, कर प्रणाली को लेकर सिस्टम है, उनके बंटवारों को लेकर हो, उनके संग्रहित को लेकर हो या कुछ उद्ग्रहित को लेकर के हो, सभी मामले जो होते हैं वो वित्तीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। और वित्तीय संबंध में केंद्र व राज्य के बीच में एक सह संबंध होता है, समझ रहे हो। जबकि आप जानते हो विधायी संबंध में नहीं होता है ऐसा, जबकि वित्तीय संबंध में आप जानते हो कि इनके भी सहसंबंध देखने को मिलता है। क्योंकि
जो वित्तीय संबंध है इनके अंतर्गत आप देखोगे कर प्रणाली जो है, कर प्रणाली, तो कर प्रणाली के अंतर्गत आप जानते हो कि करों को लेकर के इनका अपना अपना अलग अलग आवंटन है, वितरण है, ठीक है, इनका अपना अपना बजट होता है। तो वित्तीय संबंध में आप जानते हो कि वहाँ पर कर प्रणाली से जैसे केंद्रीय बजट है, राज्य बजट है, अपने अपने बजट होते हैं। तो वित्तीय संबंध के अंतर्गत ये कर व्यवस्था है। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कराधान का जो आवंटन है, कराधान की जो शक्तियाँ हैं उन पर आवंटन जो होता है वो किन बेसिस पे आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कराधान आवंटन है, कराधान का मतलब है, कराधान का मतलब है कर से जुड़े जितने भी विनिधान होते हैं या कर से जुड़े जितने भी व्यवस्थित प्रावधान किए जाते हैं उनसे संबंधित अगर आवंटन करना होता है तो वो बोलते हैं कराधान आवंटन। तो कराधान आवंटन के अंतर्गत आप जानते हो कि संघ सूची पर भी विषय देखने को मिलते हैं इसमें, और राज्य सूची पर भी विषय देखने को मिल जाते हैं, और समवर्ती सूची पे भी इसमें विषय होते हैं। तो ये तीन विषयों के आधार पर ही ये वित्तीय संबंध जो होते हैं वो मतलब कि प्रयोजनीय होते हैं, मतलब कि संबंधों को एक सहसंबंध देखने को मिल जाता है। तो संघ सूची पर कर से संबंधित व्यवस्थाएं जो हैं वो लगभग 15 की गई हैं, ठीक है, एक बार उनको देख लेना। राज्य सूची पर देखा जाए तो राज्य सूची पर भी ऐसे विषय होते हैं, तो राज्य सूची पर 20 विषय माने गए हैं, जबकि समवर्ती सूची पर 3 विषय हैं। तो ये कराधान आवंटन है। तो संघ सूची पर ऐसे बहुत सारे कर होते हैं जिसमें जिनकी संख्या जो है वो 15 कर की गई है, राइट। और राज्य विधानमंडल जो होता है उनके पास राज्य सूची के विषय होते हैं, उनमें जो कर से संबंधित हैं वो हैं 20 विषय होते हैं। इसी के बाद संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के बीच में समवर्ती सूची होती है, ठीक है। और समवर्ती सूची आपको पता होना चाहिए कि इस पर केंद्र राज्य दोनों ही संबंध बना सकते हैं, ओके। तो इसमें जितने भी निर्धारण होते हैं वो 3 प्रकार के कर निर्धारण आते हैं। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती हैं। तो अवशेषीय शक्ति जिसे बोलते हैं वो संसद में निहित होती हैं। तो संसद क्या करती है, उस पर अपना कर कर सकती है, जैसे उपहार कर होता है या समृद्धि कर है, व्यय कर हैं, ऐसे जो कर आते हैं वो अवशेषीय शक्ति जो होती है वो किसे होती है, वो संसद को प्राप्त होती है। तो संसद क्या करता है, इस पर अलग से कर बना सकता है, जैसे उपहार कर है, व्यय कर है, उपहार कर है, व्यय कर है, इसी में आप समृद्धि कर ले सकते हो। ये जो कर हैं ये अवशेषीय शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं, और ये संसद को उनको पावर होती है, इस पर राज्य को नहीं पावर होती है। इसलिए राज्य सूची से विषय जो होते हैं वो केवल 20 ही माने गए हैं, और केंद्र संघ से 15 हैं, वर्षीय 3 हैं, और अवशेषीय हैं वो संसद को ही है, इस पर राज्य को कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए, चलो, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका कर राजस्व जो वितरण है, कर है, तो आप जानते हो कि संघ सूची पे विषय पे कर हैं, तो संघ से संबंधित आप जानते हो जो कर होते हैं उसमें आप जैसे जैसे आयकर है, यानी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब जितना भी इनकम टैक्स से उगाही होती है तो बोलते हैं आयकर। इसके बाद आता है निगम कर, निगम कर इन्हें कारपोरेट कर से बोलते हैं, कारपोरेट टैक्स बोलते हैं, निगम कर है, ओके। तो आयकर है, निगम कर हैं, ये जो कर होते हैं, ठीक है, ये जो कर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बात क्लियर कट कर लो कि ये कर जो होते हैं वो केंद्र ही लगाती है, केंद्र ही इसको मतलब उगाही करती है, केंद्र द्वारा उद्गृहित होते हैं, केंद्र द्वारा ये लगाए जाते हैं या उद्गृहित किए जाते हैं, और केंद्र ही इन्हें क्या करती है, संग्रहित करती है, राइट। तो आयकर है, निगम कर है, ऐसे ये कर होते हैं, केंद्र ही इनको लगाती है और केंद्र ही इनको संग्रहित करती है, लेकिन इनका बंटवारा किया जाता है, बंटवारा किया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धन की उगाही होती है वो आयकर और निगम कर से ही हो, और सबसे ज़्यादा निगम कर से होती है, ठीक। आयकर सेकंड पे है, निगम कर सबसे ज़्यादा निगम कर से होती है। तो इसलिए राज्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनका बंटवारे की मांग करते हैं। तो बंटवारा इन पे होता है, बंटवारा इन पर ही होता है,
जो संघ सूची से विषय में ऐसे कर होते हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाएं और केंद्र ही सर्जन किए जाएं, केंद्र द्वारा लगाए जाएं, जितने भी टैक्स हो, चाहे आयकर हो, निगम कर हो, और भी टैक्स हो सकते हैं, जो केंद्र द्वारा लगाए जाएं और केंद्र ही सर्जित करे या केंद्र ही इसका उद्गृहित करे या इसको उगाही करे या संग्रहित करे, और उनको क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि केंद्र ही क्या करे, टैक्सों को उद्गृहित करे और केंद्र ही उसका संग्रहित करे, ऐसे टैक्सों का किया जाता है वितरण। ऐसे ऐसे टैक्सों का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। समझ रहे हो। और टैक्स में कोई वितरण नहीं किए जाते, केवल केंद्र द्वारा जो उद्गृहित किए जाएं और केंद्र द्वारा ही संग्रहित किए जाएं, ऐसे करों को ही वितरण किया जाता है और कर को वितरण नहीं। चलिए, तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कि कौन से कर ऐसे आते हैं, ऐसे कौन से कर होते हैं। जैसे आप जानते हो कि 270 के तहत ये कर आते हैं। ठीक है, ये जो कर होते हैं ये 270 के अनुच्छेद के तहत है आ जाते हैं, जिसमें आप जानते हो के अंतर्गत आप डाक शुल्क और ले लो। ठीक है, डाक शुल्क आप जानते हो जो पोस्ट होते हैं, डाक पोस्ट होते हैं, यहाँ पर जितने भी आप जानते हो डाक पोस्ट तो संबंधित जो भी आप जानते हो कि वहाँ पर एक चेक लगाई जाती है किसी भी मतलब कि प्रतिष्ठित व्यक्ति की, जिसमें महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, अंबेडकर भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे आप जानते हो कि पोस्ट है चेक जो होती है, वहाँ पे पोस्टिंग जब करते हैं तो वहाँ पे ये डाक शुल्क लगता है। ठीक है, तो वो डाक शुल्क है ना, वो कौन लेती है, केंद्र सरकार लेती है, और केंद्र सरकार ही लगाती है, केंद्र सरकार ही लगाती है, केंद्र ही लेती है। तो इनका क्या होता है, वितरण, इनका क्या होता है वितरण, और वो 270 के तहत है, इनका वितरण किया जाता है। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो, लेकिन इनका जो वितरण होता है ना, इनका जो वितरण होता है तो आप जानते हो कि वित्त आयोग करता है। इनका वितरण जो होता है वो वित्त आयोग करता है, और वित्त आयोग आप जानते हो कि 280 के तहत इसका विवरण दिया गया है वित्त आयोग का। लेकिन आप जानते हो वित्त आयोग है वो हर 5 साल में, हर 5 साल में, हर 5 साल में राष्ट्रपति का गठन करता है। 280 के तहत हर 5 साल में राष्ट्रपति इसका गठन करता है, और इसका काम ही है, मतलब कि इसका काम ही होता है वितरण, यानी कि करों का वितरण करना, करों का वितरण करना। और ये रिपोर्ट है अपनी सौंपता रहता है राष्ट्रपति को। तो फिर ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता के माध्यम से संसद में इसकी रिपोर्ट भी रखवा देता है। तो वैसे आप एक चीज़ और क्लियर कर लो कि वित्त आयोग जो होता है, इसको थोड़ा समझ लो, वित्त आयोग जो होता है ये एक प्रकार का अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक मतलब ये होता है कि न्यायिक प्रवृत्ति के जरूर होते हैं इसमें, मतलब कि पूर्ण रूप से मतलब न्याय नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अर्धन्यायिक का मतलब ये होता है इसमें अपने एक मतलब न्यायालय होते हैं, लेकिन ये बस उसकी रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट होती है या जांच होती है, उससे संबंधित ये विषय अपने पास रख लेते हैं। अर्धन्यायिक जो होते हैं जांच से संबंधित हैं या कोई विषय संबंधित हैं, इसकी जांच पड़ताल करके अपने पास रख लेते हैं, फिर ये अपनी जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। ऐसे अर्धन्यायिक प्रवृत्ति बोले जाते हैं। हम वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, तो अर्धन्यायिक में बहुत सारे आ जाते हैं। तो अर्धन्यायिक में आप जानते हैं लोकपाल, लोकायुक्त है, निर्वाचन आयोग है, और सीबीआई है, सीबीसी है, ये सभी अर्धन्यायिक तो हैं, न्यायाधिकरण हैं, प्राधि न्यायाधिकरण हैं। तो ये अर्धन्यायिक प्रवृत्ति के ही होते हैं। ठीक, तो वित्त आयोग अर्धन्यायिक प्रवृत्ति का है, और आप जानते हो कि इसके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उनका जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है, की नियुक्ति हम कह सकते हैं। अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति जो होती है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और इन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप जानते हो इनमें जो सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, और इनकी जो सिफारिश है, इनकी
जो सिफारिश है, जो वितरण वितरण को लेकर के जो सिफारिश देता है, मतलब वित्त आयोग सिफारिश भी देता है वितरण को लेकर के, तो वो भारत सरकार के लिए, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार या भारत सरकार के लिए ये बाध्यकारी नहीं होती। यानी कि कोई भी सिफारिश अगर वित्त आयोग देता है, ठीक है, वित्त आयोग कोई भी सिफारिश देता है वितरण को लेकर के कि कितना वितरण किस में होना चाहिए, यानी कि वो डिसाइड कर लेता है कि इतना वितरण इतने में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भारत सरकार मानती है या नहीं मानती है, वो भारत सरकार पे अपने विवेक पर उस पर निर्भर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सिफारिश वित्त आयोग दे देता है, जो सिफारिश वित्त आयोग दे देता है तो वो बाध्यकारी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वितरण को लेकर के भारत सरकार अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ को डिसाइड करती है। हाँ, सिफारिश उसकी मान ले वो अलग बात है, और सिफारिश ऐसा नहीं कि सिफारिश के लिए बाध्यकारी हो भारत सरकार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इनको वितरण को लेकर के ही वित्त आयोग गठित किया जाता है। तो वित्त आयोग का काम ही होता है कि जितनी है कर प्रणाली व्यवस्था है उनका सब देख रेख करना, संग्रहित करना, उससे संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी पर्यवेक्षक के रूप में काम करना है और अपनी रिपोर्टों को सरकार को देना है। ये वित्त आयोग का काम। चलो, तो इतना पर्याप्त है वित्त आयोग के संदर्भ में समझना। तो ये जो आयकर है, निगम कर है, डाक शुल्क है, इनका ही वित्त आयोग क्या करता है, वितरण करता है। और ये वितरण ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों को एक समान रूप से हो, ऐसा नहीं वितरण करता है। ये वितरण करने की जो परामर्श देता है, तो वो ये भी देता है कि किस प्रकार से वितरण होना चाहिए। तो आप जानते हो कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ठीक, जिनकी दशा काफ़ी ख़राब है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विधियाँ विनियोजन होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो उन लोगों के हितों के लिए, या जिस राज्य में वो निवास करते हैं, तो ऐसे राज्यों को वो ज़्यादा वितरण दे सकता है, ज़्यादा धन दे सकता है। ऐसे भी राज्य होते हैं जो काफ़ी पैसे में हैं, समझ रहे हो, काफ़ी राज्य पैसे में भी हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, जैसे कर्नाटक, केरल है, तो उनको कम दे सकता है, और जो बिहार है उनको थोड़ा ज़्यादा दे सकता है। तो ऐसे राज्य हैं या पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनको भी ज़्यादा दे सकता है। तो इनको वितरण को लेकर के है वो एक समानता नहीं है, मतलब कि वितरण जो है वो के परिस्थिति के अनुसार या उनकी समस्याओं के अकॉर्डिंग, या वो पिछड़ेपन है उनको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एक समान स्तर पर लाने के लिए, समानता लाने के लिए वित्त आयोग है अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है कि कितना धन होना चाहिए, कितना कितना धन कितने देना चाहिए। चलिए, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो इसके बाद वित्तीय संबंध के अंतर्गत आप जानते हो कि ऐसे भी कर होते हैं जो केंद्र लगाती है, केंद्र लगाती है और राज्य वसूलती, राज्य वसूलती, ठीक है। तो केंद्र लगाती है, राज्य वसूलती है। इसमें आप जानते हो कि जैसे स्टाम्प शुल्क ले लो, स्टाम्प शुल्क जो होता है ये केंद्र लगाती है। तो आपने देखा हो स्टाम्प शुल्क है, जैसे कोई ज़मीन बेचता है या वहाँ पे स्टाम्प शुल्क लगते हैं ना, तो वहाँ पे संबंधित सरकार जो होती है उसकी जो ज़मीन होती है उसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है, सेफ्टी रखती है। सेफ्टी रखने के लिए स्टाम्प शुल्क लगते हैं। तो स्टाम्प शुल्क सरकार जो लेती है, पैसे लेती है, तो वो सुरक्षा के लिए लेती है, ठीक है, सुरक्षा के लिए लेती है। तो इसलिए वहाँ पे स्टाम्प शुल्क लेता है, तो स्टाम्प शुल्क के पैसे लगते हैं। तो उसका जो पैसा होता है ना, वो केंद्र सरकार लगाती है, पैसा है वो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन ये संपत्ति जो वसूलती है वो राज्य देखती है। यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि केंद्र द्वारा उद्गृहित होता है और राज्य द्वारा संग्रहित होता है। तो ऐसे कर को बोलते हैं स्टाम्प शुल्क, जहाँ केंद्र उद्गृहित करे, केंद्र लगाए, और राज्य वसूले, ऐसे को बोलते हैं स्टाम्प शुल्क। और ये है स्टाम्प शुल्क है जो राज्य जो होती है वो रख लेती है, फिर इसका कोई मतलब वितरण नहीं होता है, बंटवारा नहीं होता। केंद्र बोलता है हाँ तू ही रख ले, अपने पास रख ले। चलिए, तो ऐसे कर होते हैं। तो तो ये जो कर आते हैं इसमें आप जानते हो कि 268 के तहत आते हैं, ठीक है, ये 268 के तहत आते हैं। इसमें आप जानते हो कि जैसे कि बादा नोट हो गए, बादा हो गए, नोट भी हो जाते हैं, बादा है, नोट है, चेक हैं, ठीक है, विनिमय पत्र भी होते हैं। तो बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, विनिमय पत्र हैं। इसी में स्टाम्प शुल्क हमने आपको बता ही दिया है, बीमा है, बीमा से संबंधित है। तो ये चीज़ें जो है ना, ऐसे इसको हम रख सकते हैं। इसके बाद आप जानते हो
अभी हम जीएसटी को भी थोड़ा बताएंगे। जीएसटी एक समवर्ती सूची के संदर्भ में है, वो आप जानते हो कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझो कि 268 का के तहत भी कुछ ऐसे कर आते हैं, जैसे सेवा कर। सेवा कर आप जानते हो, सेवा कर जो होता है वो केंद्र द्वारा लगाया जाता है, यानी कि सेवा कर है वो केंद्र द्वारा लगाया जाता है। मतलब जितने भी सेवाएं दे रहे हैं, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं पर आप जानते हो कि कंपनियों सेवा दे रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट में भी सेवा दे रहे हैं, बहुत लोग अपनी अपनी जगह पर सेवा दे रहे हैं। तो ऐसी सेवा देने वाले लोगों पर भी कर लगता है, ठीक है, सेवाओं पर जो कर लगता है। तो ऐसे सेवा आप जानते हो, बड़े बड़े रेस्तरां होटल होते हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, तो वहाँ पे सेवाएं जो सेवा मतलब ये वो क्या है, वो सेवा दे रहे हैं, तो उन पर भी कर लेती है। तो ऐसे जो कर है ना, ऐसे जो कर हैं केंद्र लगाती है, ठीक, ऐसे कर जो हैं वो केंद्र लगाती है। और केंद्र ऐसी कर को लगाने के बाद क्या होता है, इन केंद्र जो केंद्र होते हैं इसको उद्गृहित उद्गृहित तो केंद्र कर देती है, लेकिन संग्रहित जो होते हैं, संग्रहित जो होते हैं वो केंद्र व राज्य दोनों करते हैं, केंद्र व राज्य दोनों करते हैं। तो समान वितरण मतलब समान बंटवारा, अपना समान मतलब कि इनका वो होता है, रखने का अधिकार होता है दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को, ठीक है। लेकिन इनका निर्धारण जो होता है वो संसद करती है, ठीक है। केंद्र द्वारा जरूर लगाया जाता है, संग्रहण जो होता है केंद्र राज्य दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन इनके उपभोग संबंधी है, इनके नियम बनाए जाते हैं, सेवा कर से संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं वो संसद बनाती है, क्योंकि केंद्र द्वारा लगाया जाता है तो वह संसद ही इसका नियम बनाएगी निश्चित तौर पर। तो आप ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए। इसके बाद बहुत सारे 269 के तहत भी कर आते हैं, तो जो संघ द्वारा मतलब लगाए जाते हैं, ठीक है, और राज्य को वो सौंप देते हैं। मतलब कि ऐसे भी कर होते हैं जो केंद्र लगाती है और राज्यों को दे देती है कि चलो तुम हम लगा दे रहे हैं तुम ले लो। तो ऐसे कर भी आते हैं जिसके अंतर्गत आप जानते हो समाचार पत्र को छोड़कर के बहुत सारे कर देखने को मिलते हैं। जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित कर हो, वाणिज्य वस्तुओं क्रय विक्रय से संबंधित कर हो, या माल सामान से संबंधित कोई कर हो। तो एक कर जो होते हैं वो केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है। मतलब कि आप जानते हो कि जैसे कि एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, इन दोनों के बीच व्यापार है, इन दोनों के बीच व्यापार है। इनका संबंधित जो कर होता है, इनका संबंधित जो कर होता है, जैसे व्यापार, एक व्यापार से जो ट्रांसपोर्टेशन जो आप जानते हो, तो मतलब केंद्र लगाती है इन पे, ठीक है, क्या है, इन पे केंद्र लगाती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वो क्या होता है, व्यापार किया जाता है, तो उस पर जब सीमा पे क्या है कर लगाती है, तो ये केंद्र लगाती है। और ये जो सरकार है केंद्र जो लगाती है वो राज्यों को दे देती है कि ठीक है हम लगा रहे हैं और तुम ले जाओ। तो ये केंद्र लगाती है कर और राज्यों को दे देती है। तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हैं, वाणिज्य से संबंधित हैं, वस्तुओं को क्रय विक्रय से संबंधित जो कर होते हैं उनको हम ले लेते हैं। तो ये 269 के तहत आते हैं, ठीक, ये 269 के तहत आ जाते हैं। इसके बाद आप जानते हो कि कुछ कर ऐसे भी होते हैं, आधार से संबंधित भी कर देखने को मिल जाते हैं। तो आधार से समझने से पहले और भी समझना चाहो तो ऐसे भी कर होते हैं जो राज्य द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य ही इसका उपभोग कर लेते हैं। तो राज्य द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य ही इसका ले लेते हैं, इसमें केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है ना, केंद्र इसको बंटवारा करते हैं। तो ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आप जानते हो कि ये राज्य द्वारा ऐसे कर हैं जो राज्य द्वारा लगाए जाते हैं, और राज्य ही इनको रख लेती राज्य ही इनको रख लेती है। तो ऐसे जो कर होते हैं ये बोले जाते हैं राज्य स्तरीय कर, जिसमें आप जानते हो मनोरंजन है, मनोरंजन कर आप जानते हो, सिनेमा हॉल में मनोरंजन कर लगता है। तो जैसे बड़े बड़े हो मतलब कि ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप जानते हो खेल कूद होते हैं ना, खेल कूद हैं, या कई मेला लगे होते हैं, तो वहाँ पर जो भी खिलाड़ी लोग होते हैं तो वहाँ लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे कर लगता है। तो राज्य है वो मनोरंजन कर उसी के अंतर्गत आ जाता है। मनोरंजन मतलब कोई भी इंटरटेनमेंट हो उससे संबंधित जो कर होता है वो राज्य ही लगाती है और राज्य ही रखती है। इसके बाद आप जानते हो जुए से संबंधित कर हो, सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं, जैसे सड़कों पर वाहन चलते हैं तो उन पर भी कर लगाती है। तो सड़क पर चलने वाले वाहन हैं, ठीक है, सड़क पर चलने वाले वाहन है वहाँ पे कर लगाती है राज्य सरकार। इसके बाद बहुत सारे विलासिता, विलासिता से संबंधित कर है। विलासिता का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आप
किसी चीज़ को लेकर अपने को विकसित कर रहे हो, संपत्ति को ज़्यादा विकसित कर रहे हो, तो वहाँ पर भी सरकार है, राज्य सरकार कर लगा सकती है। या मादक पदार्थ है वहाँ से भी कर लगा सकती है, अल्कोहल से संबंधित कर लगा सकती है। ठीक है, तो ये कर जो है ना, उत्पाद शुल्क जो होते हैं, जैसे कि हम एक्साइज ड्यूटी जैसे बोलते हैं, तो ये होते हैं। जबकि आप जानते हो कि कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी है, ये केंद्र सरकार लगाती है। ये भी आप लिख लेना, केंद्र सरकार लगाती है कस्टम ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र भी लगा सकती है, राज्य भी लगा सकती है। तो केंद्र, ये राज्य के अंतर्गत भी आ जाता है उत्पाद शुल्क, और केंद्र में भी उत्पाद शुल्क होता है, तो ये दोनों लगाती हैं। तो इसमें आप और अगर जोड़ना चाहो तो संपदा शुल्क ले लो, भूमि भवन से संबंधित शुल्क ले लो, बहुत सारे आ जाते हैं। तो आप जानते हो कि ये जो शुल्क लगाए जाते हैं, ये जो शुल्क लगाए जाते हैं, बस एक चीज़ दिमाग में क्लियर कट कर लो, राज्य जितने भी कर लगाएगी, राज्य जितने भी कर लगाएगी, वो 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो? तो ये दिमाग में आप क्लियर कट कर लीजिए कि राज्य जरूर लगाती है, लेकिन राज्य ये भी ध्यान रखे कि वो 2500 से ज़्यादा रुपये नहीं होने चाहिए। चलो, तो ये जो कर है इनके विषय में आपने समझ ही लिया, जितने भी कर हैं उनको हमने स्पष्ट कर दिया है। कर राजस्व वितरण को लेकर हमने ये सब क्लियर कर ही लिया है। अगर जिसमें अगर और समझना हो तो खैर ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। तो इसके वितरण को लेकर बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं, तो संशोधन को जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो संशोधन 80वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ, फिर इसके बाद 88वां संविधान 2003 में भी हुआ। ठीक है, तो 80वां संविधान संशोधन में जैसे 10वां जो वित्त आयोग था उसने सिफारिशें की थी, उसके संदर्भ में आप समझ सकते हो। अभी 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है, 15वां वित्त आयोग में अभी NK सिंह शायद उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो उनकी भी सिफारिशें रहती हैं कि कैसा क्या होना चाहिए वितरण को लेकर, वो अलग अलग रहता है। इसके बाद आप जानते हो कि 88वां संविधान संशोधन रहा है, तो उसके तहत आप जानते हो कि जो सेवा कर था उसको जोड़ा गया था। तो 88वें संविधान संशोधन 268 का, जो मैंने आपको बताया था, सेवा कर है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, केंद्र द्वारा लगाया जाता है, और वो जो सेवा शुल्क है केंद्र राज्य दोनों वसूलते हैं। ठीक है, केंद्र द्वारा लगाते हैं उसे, वो केंद्र राज्य दोनों वसूलते हैं, वो सेवा कर होता है, वो 268 का के तहत लगाया जाता है। और ये 268 का है जो 88वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद एक और आता है कि इसी में जो 268 का है उसमें जैसे केंद्र वसूलती है 200, और 200 जैसे 92 गा और है, प्रविष्टि दी गई उसकी 292 गा की, 292 गा के तहत तो राज्य वसूल लेते हैं। तो ये है युक्त युक्त इनका बंटवारा होता है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कर हैं, कैसे क्या वितरण किए जाते हैं, इनके संदर्भ में मैंने आपको स्पष्ट ही समझा दिया। तो इसमें खास ज़्यादा कोई अब ज़्यादा बचा ही नहीं है। चलो, अगर इससे संबंधित अगर और जैसे जानना हो तो फिर आप जानते हो कि ये जो कर हैं ये प्रभावित कब हो जाते हैं, आपातकालीन समय में, वित्तीय आपातकाल लगा हो, तो चाहे आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल हो, ऐसी स्थिति में ये जो कर हैं ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो अपनी व्यवस्था के तहत किए जाते हैं। इसके बाद आप जानते हो कि इस संदर्भ में बहुत सारे तनाव रहे हैं, संभावित तनाव रहे हैं केंद्र राज्यों के बीच में। तो उसमें आप जानते हो कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था 1966 में आया था। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था वो 1900 मतलब गठित किया गया था, और इसने आप 1969 में अपनी रिपोर्ट देगी। लिखना चाहो लिख सकते हो, 1969 में 1966 में आया था, और 1969 में इसने अपनी रिपोर्ट दी गई थी एम शीतल बाढ़ ने, जो MC शीतल बाढ़ थे, शीतल बाढ़, इनकी अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासन सुधार आयोग का मतलब ही ये है कि जो प्रशासनिक संबंधी जो सुधारात्मक प्रयास होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, जो हमने प्रशासनिक संबंध बताए थे उसके अंतर्गत ये सुधारात्मक प्रयास हैं। इसके बाद राजमन्नार समिति है, राजमन्नार समिति के अंतर्गत आप जान सकते हो कि 1969 में आई थी। DMK जो BP राजमन्नार की अध्यक्षता में ये संबंध, उन्होंने बहुत सारी अपनी रिपोर्टें दी थी।
तो ये रिपोर्ट है, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आनंदपुर जो साहिब प्रस्ताव था 1973 में आया था, तो वो अकाली दल पंजाब में आनंदपुर साहिब थे उसके संदर्भ में आया था। सरकारिया आयोग आया था, सरकारिया आयोग 1983 में आया। फिर पश्चिम बंगाल में स्मरण पत्र आया, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में आप जानते हो मेमोरेंडम जो था वो आया था। इसके बाद 1983 में सरकारिया आयोग था, तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर ही जो राज्य अंतर्राज्यीय परिषदों का फिर गठन किया गया था। 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। चलो, फिर पुंछी आयोग आया, पुंछी आयोग 2007 में आया था, ठीक है, तो इसने भी छठी अनुसूची संबंधित अपने फैसले दिए थे। ओके, तो ये कोई खास ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर अच्छे से। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप और देख लीजिए, तो क्लियर कट आपको माइंड में बैठ जाएगा।